नमस्ते दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी की किताब में से कक्षा 7वीं पाठ संख्या 8 शाम एक किसान, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखा गया है, कविता के एमसीक्यू प्रश्न करेंगे और अभ्यास के प्रश्न उत्तर। साथ ही में हम कठिन शब्दों के अर्थ करेंगे और कविता की प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रसंग सहित व्याख्या। पाठ 8 शाम एक किसान, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखा गया है। पाठ की प्रसंग सहित व्याख्या शुरू करने से पहले हम कुछ मुश्किल शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ हैं साफा। साफा कहते हैं सिर पर बांधने वाली पगड़ी को। चिलम, हुक्के के ऊपर रखने वाली वस्तु। चादरसी, चादरसी का मतलब होता है चादर के समान। दहक रही, दहक रही का मतलब होता है जल रही है। फलाश, फलाश एक प्रकार का वृक्ष होता है जिस पर लाल रंग के फूल ही खिलते हैं। सिमटा, सिमटा मतलब दुबका हुआ। गलेसा, गलेसा होता है समूह के समान, एक समूह में। आइए अब हम कविता पढ़ते हैं और साथ ही में हम उसकी प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। पद संख्या 1। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है फलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। तो ये जो कविता है शाम एक किसान, इसमें जो कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, उन्होंने जाड़े की सर्दी, बहुत अधिक ठंड होती है, जब सर्दी होती है उस समय की एक शाम का बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है। और जो भी उनके सामने दृश्य था उनको उन्होंने एक कविता के माध्यम से दर्शाया है। तो जाड़े की सर्दी की एक शाम की बात कर रहे हैं जब बहुत ही अधिक सर्दी होती है। तो वो कह रहे हैं कि एक पहाड़ है कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। एक पहाड़ है जो एक किसान की तरह दिख रहा है। तो वो किसान दिख रहा है, तो उसके जो सिर पर आकाश का साफा बंधा हुआ है, और जो आकाश है वो एक साफे के समान दिखता है, प्रतीत होता है, जो कि पहाड़ के सिर पर बंधा हुआ है। और जो पहाड़ है वो सूरज की चिलम खींचता है, अर्थात जो सूरज है वो इस प्रकार प्रतीत हो रहा है जैसे वो पहाड़ चिलम खींच रहा हो, चिलम पी रहा हो। तो इसलिए तो आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। तो पहाड़ एक किसान की तरह है जिसके सिर पर आकाश का साफा बंधा हुआ है और सूरज सी चिलम है जो वो खींच रहा है। और साथ ही में घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और जो पहाड़ के ऊपर से नदी बह रही है तो वो ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे कि पहाड़ के घुटनों पर, पैरों पर एक चादर पड़ी हुई है। तो इस प्रकार वो जो नदी है चादर सी प्रतीत हो रही है। और पास ही दहक रही है फलाश के जंगल की अंगीठी। तो उसके जो पहाड़ है उसके पास ही एक जंगल है जहाँ पे फलाश के वृक्ष लगे हुए हैं। फलाश का वृक्ष पर हमेशा लाल रंग के फूल ही खिले होते हैं, और जब सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है तो ऐसे लग रहा है जैसे वहाँ आग जल रही हो। तो इसीलिए जो कवि है उन्होंने कहा है कि पास ही दहक रही है फलाश के जंगल की अंगीठी, अर्थात फलाश के जो फूल हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे अंगीठी में अंगारे जल रहे हों। तो अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। तो जो अंधकार है वो अब शाम का समय हो चुका है और सूरज पश्चिम दिशा में डूबने वाला है। तो जो अंधकार है वो पूर्व दिशा में ताक लगाए बैठा हुआ है, एक समूह के समान, जैसे भेड़ों का एक समूह होता है तो वो एक साथ बैठी रहती हैं। तो इसी प्रकार वो वहाँ पर पूर्व दिशा में अंधकार भी बैठा हुआ प्रतीक्षा कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है सूरज के डूबने का। तो अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, और वो जो अंधकार है वो पूर्व दिशा में
बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा है कि कब सूरज डूबेगा और मैं फैलूँगा। तो आइए इस पद्यांश की प्रसंग करते हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में शामिल कविता शाम एक किसान से ली गई हैं। ये कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित हैं। इस कविता में कवि ने शाम के दृश्य का मनमोहक वर्णन किया है। तो प्रसंग में हमेशा 3 चीज़ें लिखनी होती हैं, एक किताब का नाम, एक कविता का नाम और एक कविता के कवि या कवित्री का नाम लिखना होता है, जिसके कारण आपके 3 पूरे के पूरे नंबर आएंगे। अगर आप इसमें से कुछ छोड़ देते हो तीनों में से तो आपके प्रसंग के पूरे अंक नहीं आएंगे। तो ये 3 बातें हमेशा प्रसंग में लिखी जाती हैं। तो अब इस पद्यांश की व्याख्या करते हैं। व्याख्या है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी अपनी कविता शाम एक किसान की इन पंक्तियों में शाम होने के समय का प्राकृतिक दृश्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन कर रहे हैं। उनके अनुसार शाम के समय पहाड़ किसी बैठे हुए किसान की तरह दिख रहा है और आसमान उसके सिर पर रखी किसी पगड़ी की तरह दिख रहा है। पहाड़ के नीचे बह रही नदी किसान के घुटनों पर रखी किसी चादर जैसी लग रही है। फलाश के पेड़ों पर खिले लाल पुष्प कवि को अंगीठी में जलते अंगारों की तरह दिख रहे हैं। पूर्व में फैलता अंधकार सिमट कर बैठी भेड़ों की तरह प्रतीत हो रहा है। पश्चिम दिशा में मौजूद सूरज चिलम पर रखी आग की तरह लग रहा है। चारों तरफ एक मनभावन शांति छाई हुई है। पद संख्या 2, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। औंधी का अर्थ होता है उल्टी, उल्ट जाना। तो अचानक बोला मोर, तो ये जो दूसरा पद है इसमें कवि ने जो शाम की शांति है तो उसके भंग होने का जिक्र किया है कि वो एकदम भंग कैसे हो गई। तो जो शांति चारों तरफ छाई हुई थी, पर्वत था जिसके सिर पर साफा बंधा था और वो सूरज की चिलम खींच रहा था और धीरे धीरे सूरज पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा था, डूब रहा था धीरे धीरे, और साथ ही उसके पास जो दहक रही थी अंगीठी, तो वो सारी जो बहुत ही मनोभावक, मन को मोह लेने वाला दृश्य था, और वो एकदम अचानक ऐसी घटना घटित होती है जिसके कारण वो सारे का सारा जो शांति वाला दृश्य है वो भंग हो जाता है। तो वो कैसे, आइए जानते हैं। कहते हैं, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी। कवि कह रहे हैं कि आवाज़ आई एक मोर की, तो अचानक ही मोर बोलने लगा। तो ऐसा उसकी आवाज़ सुनकर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी ने आवाज़ दी है। वो क्या आवाज़ दी है कि सुनते हो? तो इतने में क्या होता है, जो चिलम औंधी, अर्थात जो चिलम है सूरज की चिलम थी वो औंध गई, मतलब उल्टी हो गई, और धुआं उठा, और जब सूरज की जो आग जल रही थी चिलम में वो औंधी हो गई, अर्थात सूरज डूबने के लिए पश्चिम दिशा में और नीचे चला गया, और इतने में जो धुआं वो उठने लग गया, और साथ ही में जो सूरज था वो डूब गया, और सूरज के डूबते ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। तो इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में शामिल कविता शाम एक किसान से ली गई हैं। ये कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने शाम के दृश्य की शांति के भंग होने का वर्णन किया है। तो इसमें भी 3 बातें, किताब का नाम, कविता का नाम और कवि या कवित्री का नाम लिखना अनिवार्य है। तो आइए इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी कविता शाम एक किसान के इस पद्यांश में शाम के मनोरम सन्नाटे के भंग होने का वर्णन किया है। चारों तरफ छाई शांति के बीच अचानक एक मोर बोल पड़ता है, मानो कोई पुकार रहा हो, सुनते हो? फिर सारा दृश्य किसी घटना में बदल जाता है, जैसे
सूरज की चिलम किसी ने उल्ट दी हो, जलती आग बुझने लगी हो और धुआं उठने लगा हो। असल में अब सूरज डूब रहा है और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा है। तो ये थी हमारी कविता जिसकी प्रसंग सहित व्याख्या थी। अब हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए प्रश्न उत्तर करते हैं। तो श्याम एक किसान, पहले बहुविकल्पीय प्रश्न कर लेते हैं। तो प्रश्न संख्या क है, श्याम एक किसान कविता के रचयिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नागार्जुन या शिव प्रसाद सिंह? तो इसका उत्तर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न संख्या 2 है, पहाड़ को किन रूपों में दर्शाया गया है? संध्या के रूप में, किसान के रूप में, एक पहरेदार के रूप में, एक बच्चे के रूप में? तो इसका उत्तर है किसान के रूप में। प्रश्न संख्या 3 ग है, चिलम के रूप में किसका चित्रण किया गया है? पहाड़ का, फ्लास्क का, अंगीठी का, सूर्य का? तो उत्तर है सूर्य का। प्रश्न संख्या है, पहाड़ के चरणों में बहती नदी किस रूप में दिखाई देती है? चादर के रूप में, साफे के रूप में, चुन्नी के रूप में, किसान की धोती के रूप में? तो इसका उत्तर है चादर के रूप में। प्रश्न संख्या है 5, कौन सी अंगीठी दहक रही है? कोयले की, लकड़ी की, फ्लास्क के जंगल की, प्रकृति की? तो उत्तर है फ्लास्क के जंगल की। प्रश्न संख्या 6 है, चिलम औंधी होना किसका प्रतीक है? सूरज के डूबने का, सूरज के चमकने का, दिन खपने का, रात होने का? उत्तर है सूरज के डूबने का। प्रश्न संख्या 6 है, भेड़ों के झुंड सा अंधकार कहाँ बैठा है? पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में? तो इसका उत्तर है पूर्व दिशा में। प्रश्न संख्या जो है, सूरज डूबते ही क्या हुआ? तेज प्रकाश, चारों ओर अंधकार, शाम हो गई, चारों ओर प्रकाश फैल गया? तो इसका उत्तर है चारों ओर अंधकार फैल जाना। तो अब अभ्यास के प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कविता से है, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बचाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एक रूपताओं को खोज कर लिखिए। तो उत्तर है, दूसरी एक रूपता है चिलम सूरज सी, चौथी एक रूपता है फ्लास्क के जंगल की अंगीठी, 5वीं एक रूपता है अंधकार पेड़ों का गला। प्रश्न संख्या 2, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए कि शाम कब से शुरू हुई, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए। उत्तर है, शाम में घर की छत या खिड़की से देखने पर पता चला है कि सूरज के पश्चिम में पहुंचने के साथ ही संध्या होने की रंगत होने लगता है। शाम से सूरज के डूबने तक में लगभग
1 से 1.5 घंटे का समय लगा। गो है इस बीच आसमान में लालिमा छा जाती है। नारंगी तथा बैंगनी रंग के बादलों से आकाश व दिशाएं ढक गई हैं। तो आप अपनी छत पर या किसी अपने घर की खिड़की से शाम के समय जब सूरज डूबने वाला होता है, संध्या होने वाली होती है, तो अब आप सूरज को देखकर खुद भी अनुमान लगा सकते हैं। तो जैसे जैसे आप आसमान में आए परिवर्तन देखते हैं, उन्हें अपनी पक्की कॉपी पर या अपनी किसी कॉपी पर लिख लीजिएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ये वाला लिख लीजिए अगर आपको लिखना है तो। प्रश्न संख्या 3। मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो, नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। तो पक्षी हैं हमारे पास कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील और हंस। तो उत्तर है कबूतर। कबूतर के लिए हम कह सकते हैं कहाँ जा रहे हो, क्योंकि हम जानते हैं कबूतर को प्राचीन समय में संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इसकी सहायता ली जाती थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कहाँ जा रहे हो। कौवा, सुनो, रात ना होने दो। तो कौवा हमें पता है काले रंग का है, तो हम इसके लिए शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं कि जैसे काली रात होती है तो सुनो, रात ना होने दो। और मैना, मैना के लिए हम, मैना जब बोलती है तो उसके ना आवाज़ बहुत सुरीली होती है, मनमोहक होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं तुम बहुत ही मनमोहक हो। तोता, तो तोता बहुत ही सुंदर हरे रंग का पक्षी है जिसकी चोंच लाल और गले पे काली गानी सी होती है, तो हम इसके लिए कह सकते हैं तुम्हारा समय निराला है। चील, चील कभी भी एक जगह पर नहीं रुकती, तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं थोड़ी देर तो रुको। हंस, हंस एक ऐसा पक्षी है जो बहुत ही सुंदर और सफ़ेद रंग का है, दूध जैसा, और ये इसकी एक विशेषता है कि ये शुद्ध चीज़ें ही खाता और पीता है। अगर हम इसके सामने दूध और पानी एक साथ मिलाकर रख दें तो वो दूध को पी जाएगा और पानी उसी बर्तन में रह जाएगा। इसीलिए कहते हैं तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। कविता से आगे के जो प्रश्न उत्तर हैं, तो प्रश्न संख्या 1। इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम इस कविता की कोई पेंटिंग बनाना चाहें, तस्वीर बनाना चाहें, तो किन किन रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो उत्तर है इस कविता को चित्रित करने के लिए पीला, लाल, आसमानी, नीला, भूरा, सफ़ेद, नारंगी, हरे और काले रंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो वो किस लिए, देखिए, तो जो पीला रंग है वो सूरज के प्रकाश के लिए करेंगे हम। जो लाल रंग है वो जो फलाश के वृक्ष के ऊपर लाल रंग के फूल खिलते हैं उनके लिए। आसमान, जो आसमानी है तो कलर आसमान का रंग का ज़रूरत पड़ेगी। नीला, और जो नदी बह रही है पानी को नीला रंग से करेंगे। और जो भूरा है पर्वत भूरे रंग का दिखाएंगे। और सफ़ेद, जो साफ़ा है आसमान और उसका जो साफ़ा है वो सफ़ेद दर्शा सकते हैं। जब सूर्य डूबने वाला होता है तो बादलों का रंग सफ़ेद और नारंगी भी कर सकते हैं। और हरे और काले रंगों का प्रयोग करना चाहिए। तो हरे रंग के लिए जो वृक्ष हैं और जो पास में जो जंगल हैं वो सारे के सारे हरे करने चाहिए। और जब अंधेरा, सूरज डूब जाएगा, अंधेरा हमें काले रंग से दर्शा सकते हैं, तो इसलिए इन रंगों का हम प्रयोग करेंगे। शाम के समय ये क्या करते हैं, तो पता लगाइए और लिखिए। तो शाम के समय में ये जो नीचे नाम दिए गए हैं वो क्या करते हैं। पक्षी हैं, खिलाड़ी हैं, फल वाले हैं, माँ, पेड़ पौधे, पिताजी, किसान या बच्चे। ये शाम के समय सब क्या करते हैं, आइए देखते हैं। तो जो पक्षी हैं वो चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर जाते हैं शाम के समय में। जो खिलाड़ी हैं वो शाम के समय में खेल समाप्त कर विश्राम करते हैं।
और जो फल वाले हैं वो जल्दी जल्दी फल बेचने हेतु लोगों को पुकारते हैं। वे जल्दी ही सभी फल बेचकर घर जाने की तैयारी में होते हैं। और जो माँ होती है वो शाम के समय क्या करती है, घर के काम निपटाकर परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करती है। और पेड़ पौधे क्या करते हैं, दिन भर झूमते पेड़ पौधे शाम के समय दम साधे खड़े हो जाते हैं, मानो विश्राम करना चाहते हों। और पिताजी दफ्तर या दुकान से घर आते हैं, वह बच्चों के साथ समय बिताते हैं। इसके अलावा कई व्यापारी लोग दुकानों पर ही बैठे होते हैं। किसान क्या करते हैं, खेतों के काम को समाप्त कर घर की ओर चल देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, माता पिता के साथ समय व्यतीत करते हैं, कुछ मनोरंजन हेतु टीवी देखते हैं या कोई अन्य खेल खेलते हैं। तो ये सब जो नाम है वो शाम के समय अपने अपने मन के अनुसार काम करते हैं। प्रश्न संख्या 3, हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का झुटपुट, बांसों का झुरमुट, है चहक रही चिड़िया, टी वी टी ट्रू ट्रू। ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा, लिखिए। तो उत्तर है, सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित कविता में प्रकृति के शाम के समय बांसों के झुरमुट में चिड़ियों की गतिविधियों का वर्णन है, जबकि कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा अपनी कविता शाम एक किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन अनुपम ढंग से किया गया है। तो जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं, उन्होंने जो ये कविता की कुछ पंक्तियाँ पीछे दी गई हैं, तो उनमें सिर्फ हर एक शाम की बात की गई है कि शाम के समय जो पंछी है वो क्या करते हैं, उनकी क्या गतिविधियाँ होती हैं। तो शाम का समय चाहे वो गर्मी हो, चाहे बसंत हो, चाहे पतझड़ हो, चाहे सर्दी हो, किसी भी शाम के लिए हर एक शाम की बात की है। लेकिन जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित कविता है शाम एक किसान, इसमें जाड़े की सर्दी, जब बहुत ही अधिक ठंड होती है, उस ठंड के मौसम का, उस सर्दी के मौसम की एक शाम का बहुत ही मनमोहक ढंग से उसका चित्रण किया है, वर्णन किया है। इसलिए इन दोनों में अंतर है। अनुमान और कल्पना कीजिए। प्रश्न संख्या 1, शाम के बदले यदि आपको एक कविता सुबह के बारे में लिखनी हो तो किन किन चीज़ों की मदद लेकर अपनी कल्पना को व्यक्त करेंगे। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों के आधार पर सोचिए। तो कुछ हमें ये पंक्तियाँ दे दी गई हैं और बोला गया है, जैसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा शाम के दृश्य का वर्णन किया है और आपने सुबह के दृश्य का वर्णन करना है। तो ये हिंट दिए गए हैं आपको, तो इनके ज़रिए आप एक कविता लिख सकते हो सुबह के बारे में। तो ये हिंट क्या है, पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। तो ये हमें कुछ हिंट दिए गए हैं, इसके सहारे हम एक कविता लिखेंगे। तो देखिए, सवेरा होने लगा है, लगता है सूरज की लाल गेंद, धरती की ओर लुढ़कती चली आ रही है, पेड़ों के झुनझुने बजने लगे हैं, सुबह हो गई, उठो मेरी प्यारी बेटी उठो। बेटी कहती है, अभी सोने दो ना माँ। भाषा की बात। प्रश्न संख्या 1, नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, दूसरा है सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। तीसरा है पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा। चौथा है मंडराता रहा था एक मरियल सा कुत्ता आसपास। 5वें नंबर पे है दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। 6ठे नंबर पे है घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया। तो इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है। तो ये वाले जो हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। तो इनको ध्यान से देखिए कि ये जो सा सी शब्द हैं
तो वो किन किन शब्दों के साथ लगे हुए हैं। और व्याकरण की दृष्टि से तो ये बताना है हमने कि इनका प्रयोग किसके साथ हुआ है। जैसे चादर, गले, पर्दा, मरियल, छोटा या छोटी, नन्ही। तो इन शब्दों को व्याकरण दृष्टि से कैसे देखा जाता है? तो उत्तर है, इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ हो रहा है। चादर, गले, छोटी, नन्ही संज्ञा एवं विशेषण शब्द हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे? प्रत्येक शब्द के लिए 2-2 संदर्भ वाक्य रचिए। तो आंधी, दहक और सिमटा। तो ये हमें 3 शब्द दिए गए हैं और इनको 2-2 शब्द वाक्य बनाने हैं हमने, और दोनों में इनका अर्थ अलग अलग होना चाहिए। तो आइए वाक्य बनाते हैं। उत्तर है आंधी। शाम होते ही जोर से आंधी चलने लगी, अर्थात बहुत ही तेज हवा चलने लगी। शाम होते ही जोर से आंधी चलने लगी। और दूसरा वाक्य है, वह आंधी की तरह कमरे में आया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। तो यहाँ पे किसी भी लड़के की बात कर रहे हैं, तो ज़ोर से मतलब तेज़ी से अंदर आना या तेज़ गति में चलना। तो वो वहाँ पे हवा की बात कर रहे हैं आंधी, और यहाँ पे गति की बात कर रहे हैं। तो दूसरे में दहक, दहक मतलब होता है जलना। तो अंगीठी में आग दहक रही थी। तो एक अंगीठी है जिसमें आग जल रही है, और दूसरा है सुमेश गुस्से से दहक रहा था। अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आना उसे भी कहते हैं गुस्से से जलना। तो यहाँ पे दोनों वाक्यों में अर्थ अलग अलग है। सिमटा, तो बच्चा माँ की गोद में सिमटा बैठा था। तो जो बच्चा है वो माँ की गोद में सिमट कर बैठा हुआ था। तो इसी के साथ ही सूर्य के छिपते ही कमल के फूल सिमट कर बंद होने लगे, अर्थात सुंगड़ने लगे। तो यहाँ पे 2 वाक्य हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। हमारे YouTube चैनल का नाम है हिंदी विद राधेश्याम। तो इस वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।